हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में जो आज का टॉपिक है वो है वितरण के सिद्धांत। वितरण के सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति क्या होती है? विकल्प हैं, अधिक लोचदार होती है, पूर्णतया लोचदार होती है, पूर्णतया बेलोचदार होती है, या फिर लोच इकाई के बराबर होती है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा, पूर्णतया बेलोचदार होती है, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा। कैसे बेलोचदार होती है? दोस्तों, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं आप जानते हैं ना। उत्पादन के साधनों में हम गिनती करते हैं भूमि की, श्रम की, पूंजी की और साहसी की, ठीक है। तो रिकॉर्डों के अनुसार चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो, चाहे साहसी हो, सबकी जो पूर्ति है वो सीमित नहीं होती है, लेकिन भूमि की जो पूर्ति होती है वो सीमित होती है। इसीलिए जो है इसकी पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार मानी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मजदूरी कोष सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मजदूरी कोष सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? हमारा अगला प्रश्न है। विकल्प हैं एडम स्मिथ, मार्शल, केन्स या फिर पीगू। क्या हो जाएगा? मजदूरी कोष सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सही विकल्प हो जाएगा एडम स्मिथ, यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी दो बातों पर निर्भर करती है। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? पहला है श्रम को खरीदने के लिए निश्चित रखी गई मजदूरी निधि, और दूसरी रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मजदूरी प्रस्तावना वक्र क्या प्रदर्शित करता है? मजदूरी प्रस्तावना वक्र क्या प्रदर्शित करता है? हमारे विकल्प हैं काम के लिए प्रस्तावित मजदूरी, काम व आराम के बीच संयोग, प्रचलित मजदूरी पर प्रस्तावित काम, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा हमारा, प्रचलित मजदूरी पर प्रस्तावित काम। हमारा अगला प्रश्न है, सीमांत भौतिक उत्पादकता मूल्य यानी वीएमपी होता है क्या? विकल्प हैं वीएमपी बराबर एमपीपी गुणे 1/, मूल्य। दूसरा विकल्प है वीएमपी बराबर वीएपी गुणे मूल्य। तीसरा विकल्प है वीएमपी बराबर एमपीपी गुणे मूल्य। चौथा विकल्प है वीएमपी बराबर मूल्य गुणे 1/एमपीपी। क्या हो जाएगा यहाँ पे सही फार्मूला? सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। वीएमपी तो आप जान ही रहे हैं, सीमांत भौतिक उत्पादकता मूल्य, और प्राइस तो आप जान ही रहे, बचा आपका एमपीपी। एमपीपी क्या है दोस्तों? एमपीपी है सीमांत भौतिक उत्पादन। किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग के कारण अन्य साधनों की स्थिर मात्रा के साथ कुल उत्पादन में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? साधन की सीमांत भौतिक उत्पादन, यानी एमपीपी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाभ के संबंध में प्रोफेसर शौकिल ने कौन सा सिद्धांत दिया है? हमारे विकल्प हैं लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत, लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत, लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत, या फिर लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा विकल्प डी हो जाएगा, लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत। अगर बात करें लाभ के प्रायोगिक सिद्धांत की, तो इसको दिया है जेबी क्लार्क ने। लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत प्रोफेसर नाइट का दिया हुआ है, और लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत प्रोफेसर हाले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को एक अर्थहीन सिद्धांत की संज्ञा किसने दी है? तो विकल्प हैं हमारे जेबी क्लार्क,
प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर टॉजिंग या फिर केन्स। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा प्रोफेसर मार्शल, विकल्प नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मार्शल ने सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को एक अर्थहीन सिद्धांत की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत किसने दिया है? ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत किसने दिया है? हमारे ऑप्शन है मार्शल ने, फिशर ने, पीगू ने या फिर केन्स ने। तो यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध ये सिद्धांत है, सबको पता होगा लगभग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, केन्स ने। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत किसका है? केन्स का है। ठीक है, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत है क्या? ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत के अनुसार ब्याज वह प्रतिफल है जो एक निश्चित तरलता के परित्याग के लिए होता है। केन्स ने कहा कि ब्याज दर का निर्धारण मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से ब्याज दर में भिन्नता का क्या कारण है? निम्नलिखित में से ब्याज दर में भिन्नता का क्या कारण है? विकल्प हैं मुद्रा की कमी, जोखिम में भिन्नता, उत्पादकता में भिन्नता या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा, सही विकल्प है जोखिम में भिन्नता। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ती है तो उसका मजदूरी का स्तर क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, स्थिर रहेगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है हमारा वो हो जाएगा बढ़ जाएगा। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ अल्पकाल में होगा, दीर्घकाल में निश्चित रूप से मजदूरी सीमांत उत्पादकता की बराबर होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टी आर बराबर बिक्री इकाइयाँ गुणे एम आर, टी आर बराबर बिक्री इकाइयाँ गुणे ए आर, टी आर बराबर कुल आय माइनस कुल लागत या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा फार्मूला सही है? तो यहाँ पे जो सही फार्मूला है वो है टी आर बराबर बिक्री इकाइयाँ गुणे ए आर। यहाँ पे विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय क्या होती है? रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय क्या होती है? विकल्प है कम, अधिक, शून्य या फिर अनंत। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, शून्य। ठीक है, रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय क्या होती है? शून्य होती है। क्यों होती है? रिकार्डो ने कहा कि भूमि की हस्तांतरण आय शून्य होती है क्योंकि भूमि का सिर्फ एक ही उपयोग है। कौन सा उपयोग? खेती करना। ठीक है, जबकि भूमि के बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन रिकार्डो के अनुसार हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि भूमि का सिर्फ एक ही उपयोग है, खेती करना। इसके अलावा खेती से कुछ भी नहीं होता, इसलिए भूमि की हस्तांतरण आय शून्य होगी। अगला प्रश्न है रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान क्या है? व्यर्थ का भुगतान है, अनिवार्य भुगतान है, भेदात्मक अतिरेक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, भेदात्मक अतिरेक है। भेदात्मक अतिरेक क्या है? रिकार्डो के अनुसार भूमि की उर्वरता में भिन्नता के कारण भूमि के किसी टुकड़े में उत्पादकता अधिक होती है तो किसी में कम। इसी कारण लगान भूमि भेदात्मक अतिरेक है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है लाभ का गतिशील सिद्धांत किसने दिया? विकल्प हैं मार्शल, रिकार्डो, जेबी क्लार्क या फिर पीगू।
लाभ का गतिशील सिद्धांत किसका है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जेबी क्लार्क। लाभ का गतिशील सिद्धांत जो है वो लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत भी कहलाता है। अगर पूछा जाए कि लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत किसने दिया तो भी जेबी क्लार्क ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विकल्प हैं जेबी क्लार्क, मार्शल, नाइट या फिर शुम्पीटर। तो सही उत्तर है नाइट। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नाइट का पूरा नाम है प्रोफेसर F.H. नाइट। नाइट ने अपनी पुस्तक रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट में विस्तृत रूप से व्याख्या की है कि लाभ अनिश्चितता वहन करने का प्रतिफल है। अगला प्रश्न है नाइट का लाभ सिद्धांत किस पर आधारित है? बीमा योग्य जोखिम पर, बीमा अयोग्य जोखिम पर, नव प्रवर्तन पर या फिर बी और सी दोनों पर। कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पे जो सही विकल्प होगा विकल्प बी हो जाएगा, बीमा अयोग्य जोखिम पर। ठीक है दोस्तों, जोखिम जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है ज्ञात जोखिम, ऐसे जोखिम जिनका पहले से अनुमान लगाया जा सकता है और जिनका बीमा कराया जा सकता है, जैसे आग लगना, चोरी, डकैती, ये सब बीमा योग्य जोखिम है। और दूसरा है अज्ञात जोखिम, वे जोखिम जिनके बारे में पहले पता नहीं किया जा सकता, जैसे व्यापार का उतार चढ़ाव, सरकारी नीतियों में परिवर्तन आदि के बारे में। ये सब बीमा अयोग्य जोखिम है। और जो लाभ हमें प्राप्त होता है नाइट के अनुसार वो अज्ञात जोखिमों पर ही मिलता है, बीमा अयोग्य जोखिम पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आभास लगान किसने समझाया? विकल्प हैं पेगू ने, मार्शल ने, रिकार्डो ने या फिर वाकर ने। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा मार्शल ने। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आभास लगान किसका दिया हुआ है? मार्शल का दिया हुआ है। मार्शल के अनुसार आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण होती है। यह एक अस्थायी अतिरेक है जो अल्पकाल में ही प्राप्त होती है। दीर्घकाल में साधनों की पूर्ति बढ़ जाने से यह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? विकल्प हैं समन्वय का पारितोषिक, जोखिम उठाने का प्रतिफल, नव प्रवर्तन का प्रतिफल या फिर एकाधिकारात्मक लाभ। क्या शामिल नहीं है? शुद्ध लाभ में क्या शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, एकाधिकारात्मक लाभ। प्रोफेसर वाकर एक अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर वाकर के अनुसार शुद्ध लाभ में जोखिम और अनिश्चितता उठाने का प्रतिफल, समन्वय का पारितोषिक, नवप्रवर्तन का पारितोषिक तथा योग्यता का पारितोषिक सम्मिलित किया जा सकता है, जबकि एकाधिकार लाभ कुल लाभ में सम्मिलित किया जा सकता है लेकिन शुद्ध लाभ में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान किसको मिलता है? केवल श्रम को, केवल पूंजी को, केवल भूमि को या फिर सभी साधनों को। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दोस्तों, रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत था उसमें उन्होंने कहा कि केवल भूमि को जो है लगान प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है आधुनिक सिद्धांत की। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार सभी साधनों को, विकल्प नंबर डी, सभी साधनों को लगान प्राप्त होता है। यही अंतर है रिकार्डो के लगान सिद्धांत में और आधुनिक सिद्धांत में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लगान, मजदूरी और लाभ को आर्थिक विकास प्रक्रिया में शामिल करने का श्रेय किसे है? रिकार्डो को, माल्थस को, मार्शल को या फिर हिक्स को। तो सबसे पहले लगान, मजदूरी और लाभ के बारे में चर्चा किसने की थी? तो वो है रिकार्डो। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकार्डो।
अगला प्रश्न है चैम्बरलिन के विचार में श्रम का शोषण तब उपस्थित होता है जब श्रम की मजदूरी दर क्या होती है। विकल्प हैं सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए, सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर हो जाए, सीमांत आगम उत्पादकता से अधिक हो जाए या फिर उपरोक्त सभी संभव हैं। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमांत आगम उत्पादकता से कम हो जाए, यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चैम्बरलिन के अनुसार श्रमिकों का शोषण तब उपस्थित होता है जब सीमांत आगम उत्पादकता यानी एमआरपी ज़्यादा हो, किससे, मजदूरी दर से, श्रम की मजदूरी दर से। वहीं पे पीगू और रॉबिन्सन का क्या मत है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का शोषण तब होता है जब सीमांत उत्पादकता मूल्य यानी वीएमपी, उन्होंने किसकी बात की, सीमांत आगत उत्पादकता की यानी एमआरपी की बात की। लेकिन पीगू और रॉबिन्सन ने सीमांत उत्पादकता मूल्य की बात की, वीएमपी ज़्यादा हो श्रम की मजदूरी दर से। जब वीएमपी किससे ज़्यादा हो, श्रम की मजदूरी दर पर, तब श्रमिकों का शोषण होता है। किसके अनुसार, पीगू और रॉबिन्सन के अनुसार। अगला प्रश्न है लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया। नाइट ने, मार्शल ने, हिक्स ने या फिर शुम्पीटर ने। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुम्पीटर, यानी विकल्प नंबर डी। अब आप पूछेंगे नव प्रवर्तन क्या है। नव प्रवर्तन का एक तरह से मान लीजिए नया प्रयोग करना, जैसे उत्पादन की नई विधियों को अपनाना, नए बाजार की खोज, नई वस्तु का उत्पादन, ये सब। ठीक है। अगला प्रश्न है एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी क्या है। विकल्प है उसकी आय की क्रय शक्ति, उसकी प्रतिदिन की औसत आय, उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का मौद्रिक मूल्य या फिर कर के उपरांत बची उसकी आय। क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा उसकी आय की क्रय शक्ति। एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी क्या होती है, उसकी आय की क्रय शक्ति होती है। एक सूत्र है वास्तविक मजदूरी बराबर क्या होता है, मौद्रिक मजदूरी बटे मूल्य। अगला प्रश्न है श्रम की रिजर्व आर्मी का विचार किसका था। श्रम की रिजर्व आर्मी का विचार किसका था। डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स या फिर मार्शल। किसका विचार था। रिजर्व आर्मी, श्रम की रिजर्व आर्मी, ये विचार था कार्ल मार्क्स का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिकार्डो के लगान सिद्धांत में किस भूमि पर शून्य लगान प्राप्त होती है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में किस भूमि पर शून्य लगान प्राप्त होता है। अधिसीमांत भूमि, सीमांत भूमि, अविनाशी भूमि या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, सीमांत भूमि। अब सीमांत भूमि क्या है, वह भूमि जिस पर उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त आय उत्पादन लागत के बराबर होती है। ऐसी भूमि पर खेती करने से किसान को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, कोई बचत नहीं होती। इसलिए इस पर कोई भी लाभ नहीं होता या फिर कोई लगान नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर बात की जाए अधिसीमांत भूमि की, तो अधिसीमांत भूमि क्या है, वह भूमि जिस पर उत्पादित वस्तुओं से प्राप्त आय उत्पादन लागत से अधिक होती है और इसी पर बचत भी होती है और इसी पर लगान भी मिलता है। रिकार्डो के अनुसार, रिकार्डो ने कहा कि लगान अधिसीमांत और सीमांत भूमि के उत्पादों का अंतर होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कौन सा है। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कौन सा है। विकल्प है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत, मजदूरी का कोष सिद्धांत, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत या फिर मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। क्या हो जाएगा।
यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी इतनी अवश्य होनी चाहिए जिससे मजदूर अपने जीवन स्तर को बनाए रख सके। अगला हमारा प्रश्न है, ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है, यह कथन किसका है? पिगू का, हिक्स का, कीन्स का या फिर रॉबिन्सन का? ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत किसका है? याद रखिए, याद कीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत कीन्स का है और ये जो कथन है ये भी कीन्स का ही है। ब्याज तरलता के त्याग का पुरस्कार है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत और आधुनिक लगान सिद्धांत दोनों लगभग एक जैसे हैं, एक ही हैं या फिर एकदम अलग हैं या फिर थोड़ा सा अलग है? क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा एकदम अलग है। विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे अलग है दोस्तों? रिकार्डो के अनुसार लगान केवल भूमि को प्राप्त होता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत कहता है कि लगान सभी साधनों को प्राप्त होता है। लगान सभी साधनों को प्राप्त होता है, यहाँ पे केवल रिकार्डो के अनुसार केवल भूमि को प्राप्त होता है। और रिकार्डो के अनुसार लगान बराबर होता है अधिसीमांत भूमि की आय माइनस सीमांत भूमि की आय, जबकि आधुनिक सिद्धांत कहता है लगान बराबर होता है वास्तविक आय माइनस स्थानांतरण आय। चलिए अगला प्रश्न है, लाभ का लगान सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लाभ का लगान सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? हॉल द्वारा, वाकर द्वारा, क्लार्क द्वारा या फिर टॉसिंग द्वारा? क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा वाकर द्वारा। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाकर कौन है? अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिनका पूरा नाम है फ्रांसिस ए वाकर। अगला प्रश्न है, जब किसी को नुकसान पहुंचाए बिना किसी को अच्छा बनाना संभव ना हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जनसंख्या मापदंड, पैरेटो मापदंड, प्रदूषण मापदंड या फिर संभाविता मापदंड? क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा पैरेटो मापदंड। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, स्क्टोवोस्की विरोधाभास संबंधित है किससे? विकल्प है लोक अर्थशास्त्र से, मौद्रिक अर्थशास्त्र से, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से या फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? स्क्टोवोस्की विरोधाभास किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।